नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। निर्भया के चारों गुनहगारों की उम्र थोड़ी और लंबी हो गई। उन्हें इस दुनिया में रहने की मोहलत थोड़ी और मिल गई। अब शनिवार सुबह उन्हें फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों की फांसी टाल दी है। कोर्ट ने अगले आदेश तक फांसी पर रोक लगा दी है। निर्भया के गुनहगारों की फांसी की सजा की रोक के बाद निर्भया की मां ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। एक बार फिर बच गए निर्भया के गुनहगार। वो बच्ची का कोई हक नहीं था दुनिया में जीने का। इन्होंने क्राइम किया, लेकिन इनका हक है। इस बार तारीख नहीं मिला है चैलेंज। एपी सिंह ने मुझे चैलेंज करके कोर्ट में गया है ताकि ये फांसी अनंत तक काल तक नहीं होगी। तो ये कोर्ट सुन ले, दिल्ली सरकार सुन ले, केंद्र सरकार सुन ले। तो उसने कहा के गया है कि ये फांसी अनंत काल के लिए टल गई। क्या चैलेंज के आगे झुक जाएगा इंसाफ? मैं आज यही सरकार से, अपने कोर्ट से, न्याय व्यवस्था से, केंद्र सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि आज इस कानून व्यवस्था के कमी की वजह से आज एक मुजरिम का वकील मुझे कोर्ट में चैलेंज करके गया है कि अनंत काल तक फांसी नहीं होगी। तो कहीं न कहीं वो जो चाहते थे मुजरिम, वो हो गया। क्या मुजरिम कानून से खेल रहे हैं? वो चाहते थे कि ये फांसी अनंत काल तक चल जाए, वो टल गई। कहीं न कहीं कोर्ट, सरकार सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। फैसले में देरी की वजह से अपराध बढ़ेगा। कानून पे भरोसा है, अगर कानून में फांसी है तो उनको देना पड़ेगा। क्या फांसी के फंदे से बच जाएंगे गुनहगार? को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत ऊंची हवेली में बैठे हैं, इनको हवा तक नहीं लगती है। तो ये कहीं न कहीं मुजरिमों का सपोर्ट कर रहे हैं। ये दूसरी बार है जब निर्भया के दोषियों की फांसी टाली गई। इससे पहले गुनहगारों को 22 जनवरी सुबह 7 बजे फांसी देने की तारीख तय की गई थी। दरअसल शनिवार को होने वाली निर्भया की गुनहगारों की फांसी को टालने के लिए नियम 836 का हवाला दिया गया। लिहाजा ये जानना जरूरी है कि आखिर 836 का नियम क्या कहता है। नियम 836 के मुताबिक अगर दोषियों की दया याचिका लंबित है तो दोषी को फांसी नहीं दी जा सकती है। कोर्ट में 1981 के एक मामले का भी जिक्र किया गया, जिसमें 3 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। इस मामले में 2 लोगों ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई और उनको राष्ट्रपति ने माफ कर दिया था, लेकिन एक दोषी ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका नहीं लगाई थी और उसे फांसी दे दी गई। एक ही मामले में एक को फांसी दी गई थी और इसी के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि किसी एक मामले में फांसी सभी दोषियों को एक साथ ही दी जाएगी। और इसी नियम का हवाला देते हुए, या यूं कहें कि फायदा उठाते हुए, निर्भया के इन गुनहगारों को भी थोड़ी और मोहलत जो है वो जीने की मिल गई है। चलिए अब बात करते हैं शाहीन बाग की, जिस पर सियासत लगातार जारी है। नागरिकता कानून पर प्रदर्शनों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जबकि सरकार बार बार कह चुकी है कि इस कानून का देश के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या प्रदर्शनकारियों का दर्द सिर्फ नागरिकता कानून को लेकर है या फिर पिछले 6 महीनों में हुए घटनाक्रम को लेकर। दिल्ली में 11 तारीख को मेरी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की कमल की सरकार बनेगी। 1 घंटे के अंदर अंदर वो शाहीन बाग खाली हो जाएगा। दिल्ली में नागरिकता कानून को लेकर घमासान जारी है। हैरानी की बात यह है कि जिस कानून का किसी भारतीय से कोई लेना देना नहीं, उस कानून पर इतना हंगामा हो रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नागरिकता के नाम पर एजेंडा कुछ और है, जिसके संकेत कुछ दिन पहले दिखने लगे थे। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी सीएबी, कभी एनआरसी, फिर दोबारा एनआरसी, मतलब के फिर 370। आपका लक्ष्य हमें मालूम है। हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे। ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं।
ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने दल को फांसी पे चढ़ाया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैक में कोई हाथ नहीं था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है तो मस्जिद गिराना गलत था और फिर बोलती है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। इस लड़ाई में कहीं ना कहीं हम कश्मीर को पीछा और उनका बात नहीं भूल सकते। उनके साथ जो हो रहा है कहीं ना कहीं वही से इस सरकार ने शुरू किया था। देखा जाए क्या ये 3 तलाक 370 अयोध्या केस का गुस्सा है जो नागरिकता के नाम पर बाहर आ रहा है, क्योंकि सीएए पर इतना बवाल किसी भी पढ़े लिखे समाज के माथे पर धब्बा है। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। सवाल ये है कि क्या राजनीति के लिए सहिष्णु हिंदुस्तान को असहिष्णु धरने प्रदर्शन की आग में ढकेला गया है? आपका एक वोट पूरे देश भर में ये संदेश भेजने वाले हैं कि नजफगढ़ शाहीन बाग वालों के साथ है या भारत माता के बेटों के साथ। संविधान बचाने की दुहाई देकर जारी इन प्रदर्शनों से लोगों के मौलिक अधिकार छिन रहे हैं। घंटों जाम की स्थिति है, रोजगार ठप है। आखिर संविधान बचाने का ये कौन सा तरीका है? सबसे बड़ा सवाल, प्रदर्शन के नाम पर देश कब तक बेवकूफ बनता रहेगा? क्योंकि ये प्रदर्शन जिनका राजनीतिक एजेंडा है वो चैन से घर में सोते हैं और आम इंसान सर्द रातों में सड़क पर बैठा है। आखिर हम कब अपनी अक्ल लगाएंगे? दिल्ली के बाद बिहार में भी इसी साल चुनावी साल है, लिहाजा बिहार की सियासत अब पूरी तरह से दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है। बिहार के लिए दिल्ली का चुनाव सभी दलों के लिए साख का सवाल है, क्योंकि बिहार के तकरीबन सभी दल इस दंगल में उतर चुके हैं। बिहार की कोई भी पार्टी हो, मुख्यालय पटना में जरूर है, लेकिन लगभग सभी पार्टी कार्यालयों में सन्नाटा है। ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है, बल्कि सन्नाटा इसलिए है कि दिल्ली में 8 फरवरी को मतदान है, जहां करीब 31% पूर्वांचली मतदाता हैं। दिल्ली चुनाव में सभी पार्टियां इन मतदाताओं को अपने पाले में करने की जुगत में है। यही वजह है कि बिहार के लगभग सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। वहाँ हम लोगों के मतदाता भी हैं और सब के सब लोग एनडीए के पक्ष में, चाहे जदयू हो, लोजपा हो या भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, सब उनके पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार हैं। जेडीयू की माने तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने विकास का मॉडल सेट किया है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोग एनडीए के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं। इधर कांग्रेस कहती है कि शीला दीक्षित के काम के साथ पूर्वांचल के लोग हैं, इसलिए पार्टी नेता दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। और तो और आरएलएसपी दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा वहां चुनाव प्रचार में जुटे हैं। यूं कहे कि जो पूर्वांचल से गए मतदाता, पूर्वी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की भी संख्या बहुत बड़ी है। उनकी भूमिका दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहारी और पूर्वांचल के लोग कि उसमें एक प्रमुख भूमिका अब हो गई है, तो स्वाभाविक है कि बिहार के जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं समझता हूँ इस चुनाव में तो सभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो उनके नेता वहाँ कैंप करेंगे। पूर्वांचल का बहुत बड़ी भूमिका पिछले चुनाव में भी रही और इस बार के चुनाव में भी बड़ी भूमिका रहेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम 11 फरवरी को आएंगे, मतलब 11 दिन के बाद पता चल जाएगा कि दिल्ली के लोगों पर बिहारी नेता कितना असर डाल पाते हैं। केजरीवाल का रिन्यूअल होता है या फिर एनडीए की डबल इंजन की सरकार बनती है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। और ऐसे में ये जानना और समझना होगा कि बिहार के लिए दिल्ली का चुनाव अहम क्यों है। जी हां, दिल्ली की 20 से 22 सीट ऐसी है जहां पूर्वांचली वोटर्स का प्रभाव बहुत ज्यादा है। 2015 का जिक्र कर लीजिए तो 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के यूपी और बिहार से संबंध रखने वाले 12 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स की अच्छी खासी तादाद को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस उन्हें अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। बीजेपी में जहां पूर्वांचली चेहरे मनोज तिवारी को दिल्ली में पार्टी की कमान दे रखी है, वहीं
कांग्रेस की बात कर लीजिए तो पूर्व सांसद कीर्ति आजाद को प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इतना ही नहीं, दोनों पार्टियों ने बिहार के क्षेत्रीय दल आरजेडी, जेडीयू और एलजेपी के साथ गठबंधन भी की हुई है और इसी जुगत के साथ, इसी स्ट्रेटेजी के साथ इस बार का ये चुनाव बेहद खास है और उसके प्रभाव बिहार पर भी साफ नजर आएंगे। आरजेडी के दो दिग्गजों के बीच की तनातनी को खत्म करने के लिए पटना के पार्टी दफ्तर में बैठक हुई। 1 घंटे तक रघुवंश प्रसाद सिंह और जगदानंद सिंह ने बंद कमरे में बातचीत की, लेकिन लग नहीं रहा है कि मनमुटाव जिसे खत्म करने के लिए बैठक की गई थी वो खत्म हुआ, क्योंकि बैठक खत्म होने के बाद दोनों नेता अलग अलग मीडिया से मुखातिब होते हैं। आरजेडी के दो दिग्गजों के बीच पार्टी दफ्तर में बैठक हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कमरे में रघुवंश प्रसाद सिंह और जगदानंद सिंह के बीच घंटे भर तक बातचीत हुई, लेकिन जब दोनों बाहर निकले तो मीडिया से एक साथ नहीं, अलग अलग मिले। हां, ये जरूर कहा कि सब कुछ ठीक है। वह जो मध्य मार्ग चलेगा, मध्य मार्ग चलेगा। पहले से ज्यादा बिगड़ी हुई स्थिति थी, उसको सुधारने का प्रयत्न में जहां तहां लोगों को असुविधाएं हुई है, लेकिन मध्य मार्ग चलेगा जो सिस्टमेटिक लोग सब कर रहे हैं, ऐसा हमको लोगों ने। ये दल और पार्टी है और दल और पार्टी के कार्यक्रम को एक्सेलरेट करने के लिए कहना कि ग्रीवांसेस का पार्ट नहीं है, रूटीन वर्क का पार्ट है। आप लोग जो विवाद को तलाश रहे हैं, हमारे पूरे दल पार्टी में किसी स्तर पर कोई विवाद नहीं है। सवाल है कि जब सब कुछ ठीक था, फिर मीडिया से अलग अलग क्यों मिले आरजेडी के दो दिग्गज? रघुवंश प्रसाद सिंह और जगदानंद सिंह ने साथ साथ क्यों नहीं की पीसी? क्या मतभेद खत्म करने की लालू की कोशिश हो गई फेल? दरअसल रघुवंश प्रसाद सिंह और जगदानंद सिंह के बीच का मनमुटाव पहले भी जाहिर होता रहा है। बात यहां तक बढ़ गई कि रघुवंश प्रसाद सिंह को रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद को पत्र लिखना पड़ा। शनिवार को रिम्स में लालू प्रसाद से रघुवंश प्रसाद सिंह की मुलाकात होनी है। सूत्र बताते हैं कि मुलाकात के पहले इसी मनमुटाव को दूर करने की लालू प्रसाद ने कोशिश की। रघुवंश प्रसाद सिंह को जगदानंद सिंह से मिलने की सलाह दी, लेकिन बैठक के बाद भी मनमुटाव खत्म होता नहीं दिख रहा है। पार्टी है हमारे पार्टी में हम आवेंगे जाएंगे, पूछ कर जाएंगे। आज ना जाना हमको पूछ कर होगा। पार्टी है हमारा ऑफिस है कि ना। चुनावी साल में जब बाकी पार्टियां चुनाव जीतने की रणनीति बनाने में जुटी हुई है, वैसे समय में आरजेडी के दो बड़े नेताओं के बीच का यह मनमुटाव पार्टी के लिए फायदेमंद तो नहीं माना जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो तेज प्रताप की नसीहत के बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रशांत किशोर पर यू टर्न ले लिया है। कल के दिए अपने बयान में उन्होंने प्रशांत को गंदी नाली का पानी कहा था, तो आज अपने बयानों से मुकरते हुए उन्होंने ऐसा कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनके बयान का गलत मतलब निकाला है। आप लोग भी किसी विषयों को बहुत गंदे ढंग से समाज में डाल देते हैं। कोई भी मुझे दिखा दे कि मैंने कहीं कहा है कि प्रशांत किशोर नाली के कीड़े हैं, यही व्याख्या अखबारों तक चली गई। आप बताओ किसी के पास होगा जो मैंने कहा। हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्या गंदे नाले से आप बाल्टी में पानी निकालोगे तो उसको क्या प्रयोग करोगे अपने रसोई घर में या पीने में? अरे वो गंदे लोग हैं, वो गंदगी में पड़े हुए लोग कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, उनकी नियति है समाप्त हो जाना। कहीं उनकी प्रतिष्ठा अब आगे नहीं हो सकती है, या ऐसे ही किसी गंदे नाले में। मैंने एक बार कहा ना, ये गंदे लोग हैं। तो बिहार की सियासत में दो नेता ऐसे हैं जो अपनी दोस्ती ईमानदारी से निभाते हैं। भले ही ये विपक्ष में ही क्यों न रहे हों, दोस्ती में कमी नहीं रहती। इनकी दोस्ती का लोहा इनके दल के लोग भी मानते हैं। हालांकि विपक्ष इस दोस्ती को कुछ और नाम देता है। आखिर कौन है ये दोस्त, ये जरूर देखिए। ये दोस्ती जो मिसाल है, दल अलग पर दिल एक है, अपनों को है दोस्ती पर नाज, विरोधी बताते हैं अलग ही राज। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी, ये दो ऐसे नाम हैं जिनकी दोस्ती कई सालों से चली आ रही है। दोनों की दोस्ती ऐसी कि जब विपक्ष में रहे तब भी सीमा रेखा को पार नहीं किया। कुल मिलाकर कहें तो दोस्ती इतनी गहरी है
कि दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। दोनों अपनी अपनी पार्टी में एक दूसरे का बचाव करते अक्सर दिख जाते हैं। बीजेपी इस दोस्ती को बिहार की बेहतरी के लिए मानती है। दोनों की एक ही सोच है और एक सोच से बिहार का विकास करने की सोच है और विकास की गति तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग सब एक हैं। हाल में इसका उदाहरण भी देखने को मिला। जब प्रशांत किशोर ने सुशील मोदी पर हमला किया तो नीतीश कुमार नाराज हो गए। परिणाम ये हुआ कि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जेडीयू मानती है कि दोनों जेपी आंदोलन की उपज है। दोनों नेताओं की सोच एक दूसरे से मिलती है, इसलिए दोस्ती चल रही है। दोनों ही नेता बिहार आंदोलन के गर्भ से निकले हैं और विचारों में समानता, लंबे समय से साथ काम करने का जो अनुभव है, इससे रिश्ते कई बार प्रगाढ़ हो जाते हैं। और इसका लाभ गठबंधन के अंदर जो समन्वय है, जो सहकार है और जो सहयोग का भाव है, वहाँ भी ये दिखता है। दोनों की दोस्ती में दरार डालने की कोशिश भी खूब हुई, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। अब कांग्रेस इसे ट्विस्ट देते हुए कहती है कि सुशील मोदी भले ही बीजेपी में हो, वे काम हमेशा नीतीश कुमार के लिए ही करते हैं। इनफैक्ट सुशील कुमार मोदी बीजेपी में हैं, लेकिन वो काम नीतीश जी का करते हैं। और इन दोनों की जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग के आधार पर आप ये मान के चलिए कि सुशील मोदी कमिटेड बीजेपी वाले अब नहीं रहे। जेडीयू ने 2015 में आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तब सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को बधाई भी दी थी। बताया जाता है कि तब सुशील मोदी के विपक्ष में रहने पर नीतीश कुमार ने फोन पर कहा था, आई मिस यू। मतलब बिहार की राजनीति के लिए सुशील मोदी और नीतीश कुमार की दोस्ती एक मिसाल है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे की रिपोर्ट। और अब बात बजट सत्र की, जिसकी शुरुआत संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सीएए को महापुरुषों के मन की बात करार दिया गया, जिसे शाबाशी भी मिली और शोर भी इसको लेकर खूब मचा। संसद में काफी देर तक ऐसे ही तालियां गूंजती रही। पीएम मोदी सहित सत्ता पक्ष के सभी सांसद करीब 1 मिनट तक मेज थपथपाते रहे। तो फिर इसके बाद शोर भी शुरू हो गया। एक तरफ राष्ट्रपति बोल रहे थे तो दूसरी तरफ से विपक्ष के नेता शेम शेम के नारे लगा रहे थे। अफसोस से कहना पड़ता है कि सरकार उसको राष्ट्रपति के भाषण में अपनी उपलब्धि मानता, अपनी सफलता मानता। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। और ये सब हो रहा था मौजूदा दौर के सबसे बड़े मुद्दे पर, जिसे केंद्र सरकार ने महापुरुषों के मन की बात करार दिया है। पूज्य बापू के इस विचार का समर्थन करते हुए समय समय पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं और राजनैतिक दलों ने भी इसे आगे बढ़ाया। हमारे राष्ट्र निर्माताओं की उस इच्छा का सम्मान करना हमारा दायित्व है। मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर उनकी इच्छा को पूरा किया गया। जिस नागरिकता कानून को लेकर पूरे देश में सियासी उबाल है, जगह जगह पर शाहीन बाग की तर्ज पर धरना प्रदर्शन चलाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने उस नागरिकता कानून को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मन की मुराद करार दिया है। विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान के हिंदू और सिख जो वहां नहीं रहना चाहते वे भारत आ सकते हैं। उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है। केंद्र सरकार की तरफ से एक बार फिर दावा किया गया कि नागरिकता कानून से देश के किसी भी नागरिक को कोई नुकसान नहीं होगा। शरणार्थियों को नागरिकता देने से किसी क्षेत्र और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट पर कोई सांस्कृतिक प्रभाव न पड़े, इसके लिए भी सरकार ने कई प्रावधान किए हैं। इतना ही नहीं, इस अभिभाषण के जरिए मौजूदा सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों को समझाने की कोशिश की। इसकी वजह है सीएए के विरोध के नाम पर देश के कई हिस्सों में हुई हिंसा। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने हिंसा को लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। पारस्परिक चर्चा परिचर्चा तथा वाद विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं। वहीं विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा समाज और देश को कमजोर करती है। सीएए के अलावा इस अभिभाषण में अनुच्छेद 370 का जिक्र भी किया गया। धारा 370 हटने के बाद घाटी में विकास की रफ्तार तेज होने का दावा किया गया। क्या जम्मू कश्मीर के लोग उन मूलभूत अधिकारों के हकदार नहीं हैं
जो हमने शेष भारत के लोगों को दिए हैं। आज 7 दशक बाद पूरे देश में इस बात की खुशी है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों का सपना साकार हुआ है। मौजूदा केंद्र सरकार लगातार इस दशक को भारत का दशक बनाने का दावा करती है। इस अभिभाषण में एक बार फिर सरकार के इस शपथ को दोहराया गया। इस दशक को भारत का दशक और इस सदी को भारत की सदी बनाने की मजबूत नींव रखी जा चुकी है। यकीनन भारत के लिए ये दशक बेहद अहम है, विकास को लेकर भी और आर्थिक विस्तार को लेकर भी, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपसी भाईचारा, जो इन दिनों सियासत का शिकार है। एक बार फिर इसे मजबूत करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।